अस्सलाम वालेकुम बेटे, 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो बेटे, अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट प्रोबेबली सब ठीक होगा। नई पिक्चर पता नहीं ये कहाँ से आ गई है, लगाते कैसे मुझे तो ये भी नहीं पता यार। और लिटरली मुझे नहीं पता, ये मैं वही हैरान हूँ, ये चीज़ें आगे कहाँ से गई है। ओके। वालेकुम सलाम। तो बेटे मोस्ट प्रोबेबली आप सबके पेपर ठीक हो रहे होंगे। बात का अगर नहीं भी ठीक हो तो इसमें अल्लाह की कोई रहमत होगी, क्योंकि आपने तो अच्छा पढ़ा, आपने अच्छी मेहनत की। ठीक है? और कहीं न कहीं आपका यार पता नहीं आईजीसीएसई का या ओ लेवल का कोई पेपर कैसे और था पता नहीं अब। बेटा ऑब्वियस बात है, सर सैन का इतना बेटा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की बेस पे डेफिनेटली कोई चीज़ें होती हैं जो टीचर्स आपको बताते हैं वही सेव करती हैं आपको, नो डाउट। इट्स अ गुड टेक्निक, नो डाउट।
लो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे ये अच्छा, ये मैंने कुछ स्केड्यूल बनाया था वही आप निकल आया। ओ लेवल के लिए 30th तो आज भी कल क्लास है बेटे, परसों मैं यूट्यूब की स्ट्रीम लूँगा इस 2nd मई को। कल भी ली जा सकती थी, लेकिन मैंने कहा हमारा शायद 4th को पेपर है शायद, ठीक है ना? पेपर 2 और हमारा वो मेजर पेपर है बेटे। फिर हमारा 13 टू 18 एटीपी का हमारे पास चलना है बेटे, ठीक है? यानी पेपर 2 तो हम मैक्सिमम कर चुके थे। हमने एटीपी के क्वेश्चंस को जो है हमने 3 या 4 पेपर किए थे, उसके और करने की ज़रूरत है, चॉइस करते हैं। फिर 20th से लेके बेटे 2nd तक इसकी चाहे पिक्चर ले लो, या इंशाल्लाह मेरा स्केड्यूल ये मैंने जो लिखा हुआ है, पिक्चर ले लो इसकी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? लेकिन आपको ज़ैनोमेटिक्स तरफ से आता रहेगा, ये मैंने जो सोचा हुआ सारा सो फार, ठीक है? ए फिर ए एस और फिर ए टू, ठीक? तो हम बेटे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, दे वर फ्रॉम हाँ, फुल सिलेबस स्ट्रीम सिलेक्शन मैगज़ीन अभी तक नहीं आ रहा है। आप टेंशन ले रहे हो इसलिए नहीं आ रहा। नहीं बेटे भूली कोई चीज़ नहीं है, वो लग रहा है आपको, भूल नहीं सकती, ठीक है? अच्छा नवंबर 25 का 4142 वेरिएंट का क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन-सा पेपर है, ये भी नवंबर 25 का है। ये शायद पेपर 4 हो गए थे इसमें से। ये तो हो गया था, यस। ये भी हो गया था। इसका मतलब वी शुड मूव टू पी टू 25 के पेपर्स ना। ये स्टार्ट करता हूँ या फिर कुछ और करना है? तो फिर मुझे जो बेटे आप लोग ये क्लास रखने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो-जो कन्फ्यूजन आपने बताया, आपने कहा कि जैसे इन्होंने एभर ने कहा हुआ कि बेसिकली मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म नहीं समझ, वो अभी तक भूल रहा है या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? बेटे भूल नहीं रहा होता, थोड़ा माइंड के अंदर होता है, ये लेकिन चीज़ हमारा हमें रिट्रीव नहीं हो रहा होता या फिर हमारे पास ये होता है कि हम डर के मारे ना वो चीज़ नहीं आ रही होती, कि लग रहा है कि वो ठीक है। रे डायग्राम ठीक है, वैसे वेव्स की रे डायग्राम बेटे वो हमारे पास आप लेंसेज़ की बात कर रहे हो। तो एक पेज है बेटे। तो स्ट्रीम में मैंने ना बेसिकली मैं फ़ोकस करूँगा इसी के ऊपर ही, मैं जो शॉर्ट नोट्स उसमें कवर करा दूँगा सारा, वो पूरा सिलेबस ही कवर उसमें कवर हो जाएगा। मंडे को है P4 और कर P2 और कर ले, ठीक है। P2 हमारे पास हम कर चुके हैं, स्पेसिमेन पेपर करने के P2 जो हमने किए होंगे ना, हो चुके हैं। 25 के सारे हो गए थे, 24 के भी सारे हो गए हुए थे। सुन 24, 22 ठीक है, 20, 24, 20, 24 ये कर लेते हैं, स्पेसिमेन पेपर 22 थ्री के अंदर जो आया था। हाँ, ये करते हैं।
यार स्पेसिमेन पेपर कहाँ गया? ओके जी। तो बेटा ये स्पेसिमेन पेपर आ गया। स्पेस फिजिक्स का प्रैक्टिकल कहाँ मिलेगा? स्पेस फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं आना कोई भी। अच्छा 1 मिनट सबर को मैंने देखा नहीं बेटा, मैं सिर्फ देख रहा था। फुल सिलेबस ठीक है हमारे पास, मेरे में वेब से सर B2 कर ले, पी वो मैं स्टार्ट कर दिया। लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का बेटे जी। बाकी स्पेस फिजिक्स ऑर्बिटल स्पीड कहीं सही नहीं निकली। अच्छा ठीक है, हाँ। 2 पाई आर वो टी होता है अच्छा इसके पास। डू यू हैव फरवरी मार्च 26? हाँ, मायमा बिल्कुल है। मैंने भेज आपके ग्रुप में भेज दूँ क्या? तो वो तो ओ लेवल्स के हैं बेटे, वो आईजीसीएस से के आपके है नहीं, इसलिए मैंने भेजे नहीं। तो सर जो क्या कहते हैं, सर हसन वो करवा रहे हैं आईजीसीएस से, मैंने उनको भेज दिया, तो मैं कहा वो करवाने तो बात कर वो करवा दें। ये ना स्पेसिमेन पेपर ना करवा दो अभी, फिर वो करवा देता हूँ। करने तो दोनों हैं बेटे, ये करते हैं फिर वो भी कर रहे हैं, ठीक है? वो भी कर देंगे। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटे, दिस इज़ स्पेसिमेन पेपर जून 2022 है हमारे पास से। पेपर 2 जो है हमारे पास, दिस इज़ figure 1.1 is a speed time graph for the stone as it falls to the ground। ठीक है? स्पीड हमारे पास दे दी है बेटा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाद में स्पीड हमारे पास यहाँ से अगर देखें फुट रख के वो नॉन लीनियरली इंक्रीज़ कर रही है, देखो यहाँ से। और यहाँ पे जाके स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई, ठीक है? On figure 1.1, mark a lateral X to indicate a point where the rock is moving with constant speed. And point to indicate the point where the rock is decelerating। बेटा कांस्टेंट स्पीड तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर किसी एक जगह मार्क कर सकते हो, यह कांस्टेंट स्पीड है। ठीक, कोई एक पॉइंट हो सकता है ना हमारे पास, जिस तरह मर्जी कर जिस पे मर्जी आप लगा लें। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? बेटा यहाँ पे किसी एक जगह पे आप शो कर सकते हो, सपोज मैंने किसी एक पॉइंट पे शो कर दिया, लेट दैट पॉइंट इज दिस वन। मैंने यहाँ पे स्कोर कर दिया एंड वी नीड टू मार्क इट विद द एक्स एंड द पॉइंट वेयर डिसलेटिंग, यानी स्पीड कम होनी चाहिए। सपोज मैंने यहाँ किसी एक जगह इस वर्टिकल लाइन पे शो कर दो जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो या स्पीड डिक्रीज कर रही हो, तो ये वाई हो गया। At time t equal to the acceleration of the stone is equal to the acceleration of free fall, state the name of the force accelerating the stone at time t equal to 0। तो फोर्स क्या होगी? वो वेट होगी। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ लिखते हैं, वेट लिखते हैं, वो हमारे पास हो, ठीक है? 4.52। नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं बेटे, हमारे पास फातिमा, बेटे 4.5 पे ना डिसलेट नहीं कर रहा है, एक्सेलेट कर रहा है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू बेटे कम हो रही है, डिसलेट नहीं कर रहा, क्योंकि देखो वेलोसिटी अगर ज़्यादा होती जा रही है, स्पीड ज़्यादा हो रही है ना, अगर स्पीड ज़्यादा हो यानी फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर हो इनिशियल से, तो एक ही अब क्या होगा, v माइनस यू ओवर टी से आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। अगर आपकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब चीज़ एक्सेलरेट कर रही है।
यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कम आ रही है इनिशियल से, अगर फाइनल कम हो इनिशियल तो तब चीज़ चीज़ डिसलेट करती है। यहाँ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है? अच्छा, अब नेम उसने पूछा था, वेट हमारे पास आ गया, ठीक हो गया? वेट ऑफ स्टोन या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ कह लो, वेट ऑफ स्टोन या ऑफ द स्टोन, ठीक है? द वेट ऑफ द स्टोन इज़ 4। ये कैसे वेट है? वेट हमारे पास देखो, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, चीज़ नीचे क्यों गिर रही थी? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से नहीं नीचे गिर रही थी ना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ कह रही हो, वेट ऑफ स्टोन की कह लो हमारे पास। उसने क्या, टी इज़ इक्वल टू 0 है, ये चीज़ रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमारे पास क्या इस पे कोई फ़ोर्स लग रही है? बिल्कुल फ़ोर्स लग रही है। कौन-सी फ़ोर्स लग रही है? वेट लग रहा है, और वेट अगर लग रहा है तो ये उसने क्या है, mg होता है ना, और उसने क्वेश्चन में क्या दिया कि हमारे पास स्टोन इज़ इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ़ोर्स जो लग रही है। अब फ़ोर्स किसके बराबर होती है? फ़ोर्स होती है ma की। अब वेट भी फ़ोर्स है, मास एज़ सच है, दोनों को कंपेयर करते हो तो A किसके बराबर हो जाएगा? वो g के बराबर हो जाएगा। उसने ये कहा हुआ था। जब हमारे पास रेस्ट के अंदर है, एक्सेलरेशन g के बराबर लग रही है, जब रेस्ट के अंदर है, एक्सेलरेशन g के बराबर आ रही है, तो कौन-सी फ़ोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करवा रही है फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक हो गया अहमद? हमारे पास नेक्स्ट में द वेट ऑफ द स्टोन इज़ 4.0 न्यूटन। As the stone falls, the force F of air resistance acting on the rock changes. State the value of F at time t equal to 0. ठीक है? अब हमारे पास F इज़ अ एयर रेजिस्टेंस, जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। 0, 0, 0। बेटे रेस्ट में था, t इज़ इक्वल टू 0 पे ना, ये 0 है, 0। 4 न्यूटन तब होता हमारे पास कि जब बेसिकली वो यूनिफ़ॉर्म, यहाँ पे 4 न्यूटन होगा, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस विल नॉट बी 4 न्यूटन, ठीक है? वैल्यू ऑफ फोर्स, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना बेटे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, मैक्सिमम ग्रेडियंट आता है। यहाँ पे देखो ग्रेडियंट कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ तो ग्रेडियंट 0 हो चुका है। तो यहाँ मैक्सिमम ग्रेडियंट अगर आ रहा है, तो यहाँ इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम लग रही है। और जब टाइम 0 था, तो रिजल्टेंट फोर्स कौन-सी लग रही थी? वेट लग रहा था, वेट लग रहा था, ठीक है? अगर वेट लग रहा है तो अपवर्ड फोर्स क्या थी? 0। कोई चीज़ मूव करती है तो एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? मूव नहीं करे एयर रेजिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। स्टेट द वैल्यू ऑफ एफ एट टी इज इक्वल टू 10। 10 सेकंड पे हमारे पास क्या है? ये इट विल बी 4 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स क्या होगी? दिस इज इक्वल टू वेट के बराबर होगी। यहाँ पे एफ जो है विच इज द अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड वेट। इसका आंसर आ रहा होगा बेटे 4.0 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हुई हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है? Suggest why f changes from t equal to 0 to 10 सेकंड। जो जो स्पीड ज्यादा हो रही है, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है, वेट कांस्टेंट है, ड्यूरिंग थ्रू मोशन वेट कांस्टेंट है। जो जो नीचे आता जा रहा है, अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या है, वो हमारे पास डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है? लेकिन उसने एफ की बात की हुई है, एफ हमारे पास क्या, एयर रेजिस्टेंस होता है, यानी एयर रेजिस्टेंस एफ जो है, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है? तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस एफ जो है इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है? 10 सेकंड पे हिट नहीं की थी, ठीक है ना? ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड एयर इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला फिर, ठीक है? उसके बाद यूज फिगर्स 1 पॉइंट डिटरमिन द एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉक एट टाइम t इक्वल टू 0, स्टेट द यूनिट ऑफ इन योर आंसर। You will need to draw a tangent at t is equal to 1.1 and okay जी, ये आ गया हमारे पास डायग्राम। अब क्योंकि डिटरमिन के साथ जब होता है तो हमें हमेशा बेटे डायग्राम में से कोई न कोई रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप निकालते हो रिजल्ट, हमारे पास ए एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी?
स्पेसिफाई करो कि एक इसके बराबर ग्राफ का ग्रेडियंट होगा। एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ। एट t इक्वल टू 4 का हो तो t इक्वल टू 4 पे आपने फुट रख के लाइन ड्रॉ कर दी सपोज़ इस तरीके से। तो t इज़ इक्वल टू 4 इज़ दिस वन। ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ये आ जाओ, ठीक है? ये अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखते हैं बेटे हमारे पास तो एक तो चलें यही हो गया 0 है, 0 एंड 12 और दूसरी वैल्यू हमारे पास बन रही है ये वाली। हाँ, ठीक है। दिस शुड बी 6 है, दिस इज़ 7.1, 7.2, 7.4 एंड 50, ठीक है? तो अब इसका ग्राफ अगर ग्रेडियंट का लेते हो दिस इज़ you determine the acceleration at time state the unit okay. ओह सॉरी, पेस्ट लिखा और मैं फूँक मार रहा हूँ उसको। अच्छा हमारे पास दिस इज़ 50 माइनस 12 ओवर 7.4 माइनस 0। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरा कैलकुलेटर। लेट हाँ, हमेशा बेटे हमेशा 10 5.135 5.1314 हो गया, ठीक है? मैंने क्या कहा था आपने 3 एसएफ में लिखना है वहाँ पे वो उसमें गिवन होगा, हमेशा राउंड ऑफ किया होगा 5.1 या 5.2 होगा ये, ठीक है? यूनिट्स क्या होंगे मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये टेन बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुआ ना, एक मिनट मैं देख लूँ मैग्नीफाई करके ये। ठीक है, ओके। The mass of stone is 408 gram. Determine the force F where resistance acting on the rock at t equals to 4.0 second. ठीक है? हमारे पास ऊपर एक्सेलरेशन आ गई व्हिच इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका मतलब यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रही थी बेटे। ये हमारे पास स्टोन था, इसका वेट जो दैट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज़ द वेट हमारे पास mg से आ जाएगा। अपवर्ड फोर्स कौन-सी है? एयर रेजिस्टेंस लग रही है व्हिच इज़ दिस वन। ठीक है? और एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कम है ज़रा डाउनवर्ड फोर्स से क्योंकि हमारे पास वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी एक्सेलरेट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? व्हिच इज़ एंड दिस इज़ फोर्स F और हमने फोर्स F की वैल्यू निकालनी है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस फोर्स को आपने हमेशा पहले लिखना है क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेट कर रहा है ये डाउनवर्ड या मूव कर रहा है डाउनवर्ड। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या एक्सेलरेट कर रहा हो उस फोर्स को हमेशा आपने पहले लिखना होता है। ठीक है? अ, तो W माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू MA। W हमारे पास हो गया हमारे पास mg माइनस F इक्वल्स टू MA। हमारे पास F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? mg माइनस MA। मास की वैल्यू कितनी है? 408 ग्राम है तो उसको केजी में लाजमी चेंज करना है। केजी 10 टू द नेगेटिव 3 हो गया या आप डिवाइड कर दो 1000 के से। ठीक है? हमारे पास
जी की वैल्यू 9.81 होगी माइनस फिर 408 टाइम्स 10 टू रेज़ पर -3 टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई है 5.14 इसको मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट योर आंसर 2097 1.68 आप कह रहे हैं। ओके 1.68 नहीं गलत हो गया। अच्छा जी कैलकुलेट पकड़ कैलकुलेटर एग्जामिनेशन सेंटर में एक बच्चे के पास है नहीं था तो मैंने उसको दिया वो उसके पास चला गया। अच्छा एक्सप्लेन व्हाई डिड फॉर द फॉर्मूला व्हाट आई डिड मैंने बेटा क्या निकालना है मैंने फोर्स एफ की वैल्यू निकालनी है ना तो फॉर दिस पर्पस मैंने क्या किया एम जी को यहीं रहने दिया एम ए को इधर ले आया एफ को उधर लेके आया टू मेक एफ एस सब्जेक्ट तो एफ मैंने ये लिखा हुआ मैथ्स ये लिखा हुआ जी 9.81 है माइनस साइन था ये वाला हो गया ये मैथ्स ये हो गया एक्सलेशन की वैल्यू ये होगी 1.9 आ रहा है ठीक है एक मिनट मैं भी कर लूँ बेटे 408 टाइम्स 10 टू रेज पर -3 तो ये ठीक नहीं है चलो बेटे 1.91 फातिमा कह रही हैं ठीक है और अब्दुल राफ़ी भी यही कह रहे हैं 1.9 आ रहा है, तो 1.91 मैंने कहा था आपने 3 एसएफ में लिखना है बेटा मार्किंग की में हर चीज़ राउंड ऑफ की होती है बट डोंट लुक एट द मार्किंग की ठीक है, आपका आंसर इसको राउंड ऑफ करेगा तो 2 एसएफ में हमेशा राउंड ऑफ किया होता है उसने, मार्किंग की में होना चाहिए 1.9 ठीक हो गया? 1.91 आ रहा है, थैंक यू इब्राहिम ठीक है? हम एफ में एम में क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बेटे एफ इक्वल्स टू एम में मेरा बेटा एफ क्या होती है? ये रिजल्टेंट फोर्स होती है। और यहाँ रिजल्टेंट फोर्स ये वाली नहीं है। एफ तो यहाँ इसने एयर रेजिस्टेंस लिया हुआ है ना, एफ इज एयर रेजिस्टेंस देखो मैंने यहाँ पे एफ अपवर्ड बनाया हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स तो डाउनवर्ड ही लग रही है। जो आप एफ से में एफ लिख रहे हो रिजल्टेंट फोर्स दैट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी हमेशा, ठीक है? बट सर आई यूज एफ में 408 12,000 टाइम्स 5.41 तो गलत हो गया ना मेरा बेटा। 408 इज नॉट अ रिजल्टेंट फोर्स यू आर पुटिंग 408 अच्छा एंड में कर रहे हो। अच्छा यूज़ एफ इज़ इक्वल एम ए 408 ये रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली तुमने इसका मतलब आपने ये वैल्यू निकाल ली और उसके अंदर से फिर हमारे पास सब्ट्रैक्ट वेट इसमें सब्ट्रैक्ट वेट के आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आ रहा फिर आपका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए बेटे फिर यस नेगेटिव तो नेगेटिव से ओमिट कर रहे हो तो नेगेटिव से ओमिट कर रहे हो ना लेकिन देखो ग्राफे जिस डायरेक्शन में बेटे मूव कर रहे होते हो ना उस फोर्स को हमेशा पहले लो जब देखो ऊपर से चीज़ आ रही है, अगर हमारे पास डाउनवर्ड फ़ोर्स 0 भी होगी अगर सपोज़ किसी तरीके से, तो जिस डायरेक्शन में चीज़ मूव कर रही है उसी फ़ोर्स का आपने पहले लेना है। तो आंसर आपका हमेशा पॉज़िटिव में आ रहा होता है, क्योंकि F फिज़िकल में F इज़ द रिजल्टेंट फ़ोर्स होती है। और यहाँ पे वेट की वैल्यू ज़्यादा भी है, आंसर आपका क्योंकि वेट अगर मैं सही तरह कहूँ तो अगर नेगेटिव साइन वेट इससे नेगेटिव विद द वेक्टर क्वांटिटी आ रहा हो तो डायरेक्शन को इंडिकेट करे, इसमें आपने डायरेक्शन ही गलत यूज़ की है। और याद करो F इज़ एम में भी बेटा F इज़ F जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, यहाँ F क्या था? एयर रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने एयर रेजिस्टेंस लिखा हुआ था यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस हो गया। W क्या हो गया? दिस द वेट हो गया। और जिस डायरेक्शन में मैंने कहा चीज़ मूव कर रही है उस फोर्स को हमेशा आप पहले लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। फिगर 2 shows a black car going up a hill on a shiny day. State one way in which the car is gaining thermal energy. रेडिएशन के थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन ब्लैक कलर है उस पे आके एब्जॉर्ब होती जा रही है ठीक है ना
फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स इन विच कार इज गेनिंग थर्मल एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। थर्मल एनर्जी फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, गलत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। हमारे पास लेकिन डायरेक्ट जो उसने लिखा ना सनी डे के अंदर है, हमारे पास गाड़ी है, ब्लैक कलर है हमारे पास, तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो कलर पे डिपेंडेंट होती है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक कलर, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास वी कैन राइट इंफ्रारेड रेड रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक कलर ऑफ कार, ठीक है। वन वे इन विच द कार इज लूजिंग थर्मल एनर्जी, हमारे पास आप लिख रहे हो थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वन वे द कार इज लूजिंग थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी जो है, ठीक है, किसके थ्रू हो रही है? कंबस्शन ऑफ फ्यूल हो रही है, इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है बेटे। हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी रीजन पूछी हुई थी। सर कुछ एनर्जी फ्रिक्शन से हो सकती है। फ्रिक्शन वाला आंसर इसकी मार्किंग में देखना पड़ेगा, लेकिन उसने कहा कैसे थर्मल एनर्जी गेन कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा इंफ्रारेड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। थर्मल एनर्जी इज़ गेनिंग, थर्मल एनर्जी बेटे वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लूज़ होती है, गेन नहीं होती। ठीक है ना? लूजिंग थर्मल एनर्जी इसमें आप लिख सकते हो फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है? लूजिंग थर्मल एनर्जी या फिर ड्यू टू combustion of fuel through the exhaust, ठीक हो गया? तो कॉज ऑफ थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड नहीं बेटा अब्दुल हाफिज सर, इसके मार्किंग की दिखा दें, मार्किंग की लेनी पड़नी फिर कर लेते हैं। टीन का गिवन है, अच्छा ये है, एक है।
ये बेटा मार्किंग की। हीट गेन बाय बर्निंग फ्यूल कंबस्शन, ठीक है। टू कवन हीट फ्रॉम द मूविंग पार्ट्स, एयर रेजिस्टेंस रोड फ्रॉम द सन, मैंने ये लिखा है, ठीक है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स में देखिए कुछ फ्रिक्शन से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कोई थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड टू ग्रेविटेशन एनर्जी गलत है हमारे पास, ठीक है। व्हाट अबाउट द emitting infrared radiation because the black color are गुड एमिटर सन है ना अभी, तो एमिट नहीं कर सकता, अब्सॉर्ब भी करेगा। जब तक टेम्परेचर सफिशिएंट हद तक इंक्रीज नहीं करे तब जाके के एमिट करेगा। लिखा हीट लॉस टू द सराउंडिंग, लिखा हुआ उसने सराउंडिंग बाय कन्वेक्शन करंट्स, एग्जॉस्ट, हॉट गैसेस, फ्यूम्स फ्रॉम एग्जॉस्ट, हीट एमिटेड बाय द हॉट कार, लिखा हुआ है, माया लिखा हुआ उसने, बाय रेडिएशन, ठीक है, लिखा हुआ उसने। उसके बाद मुझे कंबस्शन का आ रहा था माइंड के अंदर, जो वही मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। हमारे पास द कार एक्सीलरेट्स अप द हिल, in addition to increase in thermal energy there is another energy taking place described, वो gravitational potential energy क्या वो increase कर रही है। अगर देखो कार एक्सेलरेट्स क्या कर रही है, कार एक्सेलरेट करी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बेटे ज्यादा ही हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो रही है। अप द हिल जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ये एनर्जी ज्यादा हो रही है तो कोई और एनर्जी होगी जो डिक्रीज कर रही होगी। कौन सी एनर्जी, उसने कहा फिर in addition to the increase in thermal, there is another type of there is other energy transfer taking, describe the energy transfers। तो एनर्जी लूज कौन सी हो रही है, केमिकल एनर्जी और जो फ्यूल जो होगी दैट इज ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि केमिकल एनर्जी, एनर्जी ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस, ठीक हो गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार increases due to acceleration, एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी इसका मतलब ज्यादा हो रही है, हाफ एम वी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जा रही है, वी का स्क्वायर है। ऑल्दो मास कम होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा हो रही है। और दूसरी एनर्जी हमारे पास कौन सी आ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार इंक्रीजेस एज इट गेन्स हाइट, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। At one point in the motion, the kinetic energy is 90 kilojoule. The mass of car calculate the speed. अब काइनेट कैलकुलेट जब भी लिखा होगा बेटा फॉर्मूला वहां पे लिखना जरूरी है। ई के लिख लो या के ई भी लिख दोगे आपको पूरा मार्क दे रहा होता है हाफ एम वी स्क्वायर में। और अगर मैं इसको वेलोसिटी को यहीं पे सब्जेक्ट बना लूं तो दिस इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर एम अंडर रूट हो गया बेटे, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 90 किलो है, किलो क्या होता है 1000 या 10 टू रेस पर 3 ओवर मास की वैल्यू कितनी है 800 केजी, ये हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो फर्दर हमारे पास आंसर जो भी आ जाएगा है। चलें, 2 टाइम्स 90 टाइम्स 10 टू रेस पर 3 डिवाइडेड बाय 800, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 2 टू 5 तो 15, 15 आ गया, ठीक हो गया, ठीक है। 15 हो गया हमारे पास। एट द स्टार्ट केमिकल एनर्जी डिक्रीजेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, का एनर्जी ये हमने लिखा है हमारे पास, ठीक है। डिलीट कर दें, चलो लिखा रहने दें इसको, लगी रहा, ठीक हो गया। व्हाई डिड वी पुट 90 इनटू 100, बेटे 90 किलो, ये देखो बेटे किलो है ना, 90 ओहो 90 किलो है, किलो होता है 10 टू रेस पर 3 है, 90,000 लिख दो ना, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। अ पैसेंजर इन एन एयरक्राफ्ट सील सम एयर इनसाइड अ
प्लास्टिक बैग, और जब हाइट पे जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगी, ओके। एक्सप्लेन व्हाई द पार्टिकल फेल इन द बैग एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग, ठीक है? यहाँ पे जो एयर का पार्टिकल को ये कंसीडर करते हो, जिसका मास m होगा, वो मूव कर रहा है, तो मूव करके जाके हिट करता है अगर इसको, तो बेटे वेलोसिटी हिट के साथ हिट करेगा, तो ये बाउंस बैक होगा यहाँ पे, तो चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा होगा, ठीक है? जब भी चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइन माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो बेटा ये -2mv हो गया। तो फोर्स जो होती है हमारे पास, फोर्स जो होती है, दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। दिस इज -2mv ओवर डेल्टा टी हो गया। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई यहाँ से। अगर फोर्स आ गई तो प्रेशर किसके बजाय एफ ओवर ए के बराबर होता है हमेशा, ठीक है? अब जैसे 2 मार्क क्वेश्चन, पार्टिकल्स मूव कोलाइड करते हैं एट द वॉल, और हमारे पास फोर्स एक्सर्ट करेंगे, पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द बैग, ठीक है? और हमारे पास उनका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है? और जिससे फोर्स टू फाइंड आउट फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, दैट इज प्रेशर, ठीक है? चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स ऑन collision with the walls of bag exert force per unit time, define force which exert pressure by P equals to F over A, ठीक है? पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग लिखने की ज़रूरत है, उसने कहा होगा कि कोई ज़रूरत नहीं पहला ये लिखने की रैंडमली मूविंग की, एंड दे कोलाइड विद द वॉल, बिल्कुल ठीक है, ड्यू टू व्हिच देयर इज एन इंक्रीज ऑफ फोर्स, देयर इज इंक्रीज ऑफ फोर्स मीन देयर इज फोर्स एक्सर्टेड लिखेंगे पर यूनिट एरिया, हेंस प्रेशर इज डिफाइंड। हाँ, ठीक है। व्हेनेवर फोर्स एंड कोलिजन इज मेंशन्ड वी शुड रेफर टू द मोमेंटम। हाँ, फोर्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं ना, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मैं इस 2 मार्क का मैंने ये पहले फोर्स को डिफाइन किया है कि मोमेंटम चेंज होगा पर यूनिट टाइम, तो फोर्स डिफाइन होगी। फोर्स डिफाइन होगी तो फोर्स क्या होती है? प्रेशर क्या होता है? P इक्वल टू F ओवर होता है। इट इज़ नेसेसरी टू राइट मोमेंटम, बेटे मेरे ख्याल में ज़रूरी है मार्किंग की, इसकी भी देख लेते हैं, हमारे पास कोई कॉपी तो कर ली है। लेकिन बेटे ज़रूरी है, वैसे ज़रूरी इस सेंस मैं कहूँगा कि वो नेक्स्ट लास्ट में पड़ेगा उसमें नहीं लिखते ना, अगर फोर्स का कोई क्वेश्चन भी आता है उसमें हम नहीं लिखते तो मार्क डिडक्ट करता है वो हमेशा। ये ओके, ये ओके, ठीक है। अब क्या लिखा है? द पार्टिकल हिट इनसाइड, मोमेंटम का वर्ड लिखा है, हिट का वर्ड लिखा है। द चेंज ऑफ मोमेंटम विद द वॉल्स पर यूनिट टाइम, मैंने हिट का वर्ड मैंने नहीं लिखा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन मैंने लिख वो, दे पार्टिकल्स क्रिएट अ फोर्स एंड हेंस रेफर टू द एंड रेफरेंस टू द एरिया पी, यानी कि वो हमारे पास ठीक लिखा है। द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कोलिजन विद द वॉल, लिख तो दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है। पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल एंड द फोर्स इज एक्सर्टेड बिकॉज़ ऑफ कोलिजन विद द वॉल, ठीक है, लेकिन 1 नंबर मिलेगा बेटे, P इक्वल F ओवर A भी तो करो ना, फोर्स तो लिख रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। लेकिन आप अब्दुल रहीम वो प्रेशर को देखो उसने क्या लिखा हो, फोर्स का कांसेप्ट अगर आ गया, उसने क्या क्रिएट अ फोर्स एंड रेफरेंस टू द एरिया, यानी P इक्वल्स टू F ओवर A आपने लिखना है, ठीक है?
उसके बाद व्हेन द बैग इज क्लोज द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द एयरक्राफ्ट इज 80 किलो पास्कल एंड द बैग कंटेन्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। के किलो है, याद रखिएगा। व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड द प्रेशर इनसाइड दिस वन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द बैग व्हेन द इज ऑन द ग्राउंड। ओके, हमारे पास अब यहाँ पे सपोज इफ दिस इज P1 हो गया बेटे, ये वॉल्यूम V1 हो गया, दिस इज P2 और V2 की वैल्यू निकालनी है। व्हेन द बैग इज क्लोज द एयर प्रेशर इनसाइड। चल ठीक है, V2 की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली है। तो वी कैन राइट दिस इज P1, V1 इक्वल्स टू P2, V2 हो गया। हमारे पास पहले दिस इज 80 किलो है, किलो 1000 लिख तो नहीं भी लिखोगे तो मार्क पे डिडक्ट इस सेंस में नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड पे भी जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन दिस आल्सो 100 किलो है। ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है। वॉल्यूम की वैल्यू बेटे हमारे पास आ रही है यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में मैं चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि सिंपली 2 नंबर का क्वेश्चन है। कैंसल आउट हो ना, वैसे भी उसे सेंटीमीटर क्यूब में आंसर चाहिए ना। P2 की वैल्यू कितनी होगी? 100 किलो, 100 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 3, और V2 की वैल्यू आपने डिटरमाइन करनी है। अब यहाँ पे जो चीज़ें कैंसल हो रही हैं, ये 10 टू द 3 कैंसल हो गया बेटा, ये 0 इससे नहीं, ये 0 ये 500 इससे कैंसल हो गया, तो 8 5 इज़ 40। V2 की वैल्यू हमारे पास होगी 400। 400 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 8000 8000 आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। 8 5 40 नहीं आ रहा, ठीक है। हमारे पास स्टेट 1 अज़म्प हाँ, 400 आ गया, ठीक है। स्टेट 1 असम्पशन दैट यू मेड इन योर कैलकुलेशन, हमने ये कहा कि अमाउंट ऑफ एयर जो है कांस्टेंट है, या टेम्परेचर ऑफ एयर जो है दैट इज़ रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। 2 लिख सकते हैं बेटे। टेम्परेचर टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, एयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट, नो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी आइडियल गैस कंसीडर की। आइडियल गैस लेकिन हम लोग लेवल में पढ़ते नहीं है। हमारे पास टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या होगा? दूसरा नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट ऑफ गैस इन बैग रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला अब्दुल राफे कह रहे हैं दोबारा समझा दें बेटा। हमारे पास बैग जब क्लोज था ना, कह रहे उसके अंदर प्रेशर हमारे पास ये था, और ये हमारे पास वॉल्यूम था। व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड, द प्रेशर हमारे पास जो होगा हम वो ये वाला था। अब इस प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, वो हमने देखना था बैग का। तो वी मेड यूज ऑफ P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब P1 की वैल्यू 80 है, 80 किलो। अब मैंने कहा किलो नहीं भी लिखोगे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसल आउट हो जाएगा, वैसे ना लिखो चाहे। V1 की वैल्यू 500 सेंटीमीटर क्यूब थी। आई डिड नॉट चेंज दिस सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब बिकॉज़ ही वांट्स आंसर एट द एंड, उसे इसमें चाहिए था। P2 की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या थे? 100 किलो थी, और V2 निकालना आ गया, 400 आ गया, ठीक, ओके, ग्रेट, ओके। उसके बाद अमाउंट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस, बिल्कुल उमामा आपने फिक्स मास ऑफ गैस लिखा, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है। सर हाउ इज द मोल कांस्टेंट इफ द वॉल्यूम इज डिफरेंट? बेटे मोल अमाउंट ऑफ गैस का यूनिट होता है, ठीक है। मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, उसमें और पार्टिकल तो नहीं डाले ना एयर के अंदर, बैग के अंदर आपने, ठीक है ना। अगर और एयर के पार्टिकल्स नहीं डाले आपने, इसका मतलब हमारे पास क्या था, ठीक है, सील लगी हुई है, इसमें और एक इंजेक्ट कर रही है या बाहर निकल रही, नहीं जा रही, ठीक है। जैसे आपने सिंपली लेस का पैकेट ही लिया बेटे आपने लाहौर के अंदर, वो ज़रा काफ़ी चिपका सा होता है, ठीक है। और जब आप वो मरी में चले जाते तो उसकी सेहत बड़ी अच्छी हो जाती है, मोटू हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है हमारे पास, वो मरी के अंदर कम होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है।
तो अमाउंट ऑफ गैस बेटा उतने उतने लेज़ उतने मरी में जाके ज़्यादा नहीं निकलना है। ये उसका मास जाके मरी में ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक? नेक्स्ट पे आ गया। सी में द पॉइंट प्लॉटेड ऑन द ग्राफ इन फिगर 3.2 shows the initial pressure and the volume of the air inside the bag. Sketch a line on figure 3.2 show how the volume of the एयर चेंजेस। ओके, हमारे पास कितना वॉल्यूम आया था? 400 आया था और प्रेशर कितना था? 100 किलो। 400 एंड 100 किलो। 100 किलो आगे इसमें 400 वैल्यू है, तो ये पॉइंट आ गया। तो अगर ये पॉइंट आ गया तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया, ग्राफ का हमारा बनेगा दैट विल बी अ कर्व। ये हो गया। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है ना, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। हमारे पास जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं ना हम लोग, ये पढ़ते हैं प्रेशर जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब पीवी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कर्व ग्राफ बनेगी इस तरह। ठीक है। स- हाँ, मोटो का नक्शा कम नहीं होता, मोटो का नक्शा ज्यादा होता है, इसलिए मोटो से भागा ही नहीं जा रहा होता, उठा नहीं जा रहा होता। ओके जी, क्वेश्चन 4 के अंदर वन टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन फिगर 4.1 जियोथर्मल शो की हुई है। यहाँ से हमारे पास कोल्ड वाटर भेजते हैं, नीचे हमारे पास क्रैक्स के अंदर हमारे पास स्टीम में चेंज होता है, स्टीम यहाँ से राइज होती है, इससे हम टरबाइन चलाते हैं, जनरेटर चाहते हैं, आउटपुट आती है। आशिरा बेटे हमारे पास इन्वर्सली पोर्शन होते हैं, मैंने ये बताया ना, प्रेशर इज इन्वर्सली पोर्शन टू वॉल्यूम। इन्वर्सली पोर्शन तो ग्राफ बनता ही कर्व है। और याद देखो बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है मेरा बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हो ना, मैं यहाँ पे ये प्रेशर अगर हो यहाँ पे और यहाँ पे 1 ओवर वॉल्यूम हो, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। और अगर ये एक तरफ प्रेशर हो, दूसरा वॉल्यूम हो हमारे पास, तो ये ग्राफ हमेशा कर्व बनेगा, हमेशा इस तरीके से, विदाउट एनी एक्स या वाई इंटरसेप्ट। ठीक है? ओके। ओके। फोर्थ में स्टेट द नेम ऑफ एन एनर्जी 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 जियोथर्मल। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, या सिंपल जियोथर्मल लिख दो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर है 1000 kg of cold water at temperature 20 degrees centigrade is pumped down to the hot rocks. The water returns partly as steam and partly as hot water. The steam and the hot water both has a temperature of 100 degrees centigrade. The specific heat capacity of water, this will calculate the energy needed to heat 1000 kg of water from 20 to this one. इसका मतलब है ये हमारे पास मैथ दे दिया गया था। ठीक है। ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी गई है। ये हमारे पास थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। या टी टेम्परेचर ले लो T2 माइनस T1। तो फॉर्मूला जो आप अप्लाई करो Q इक्वल्स टू MC थीटा 2 माइनस थीटा 1, या T2 माइनस T1 चाहे लिख लें। मास 1000 हो गया बेटे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? 4200 होगी। थीटा 2 की वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 20 है। So this is 4200 फिर 1000 टाइम्स 80, तो हो गया हमारे पास दिस इज 3.36 टाइम्स 10 टू रेज पर 8। ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर है एक्सप्लेन व्हाई मोर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन 1 केजी ऑफ स्टीम कूल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड देन 1 केजी ऑफ हॉट वाटर कूल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
एक मिनट, एक्सप्लेन व्हाई मोर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन 1 केजी ऑफ स्टीम कूल्स टू 20। ओके, ओके। बेटे हमारे पास 1 केजी पहले स्टीम जो है, वो पहले 1 केजी वाटर में चेंज होगी, फिर हमारे पास हाँ, स्टीम को कंडेंस करना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो स्टीम का इनिशियल टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन स्टीम को पहले आप कंडेंस करके लिक्विड में लेके आओ, वाटर में लेके आओगे, व्हिच विल बी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वो वाटर हमारे पास क्या चेंज होगा, ठीक है? तो इसमें हमारे पास इसका मतलब है स्टीम जो है 3 मार्क क्वेश्चन पहले समझा दूँ उसको। हमारे पास बेटा ये स्टीम थी, ये ये स्टीम है। इसका टेम्परेचर हमारे पास क्या दिस इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? इसको अपने आपने हीट दी है, तो स्टीम पहले किस में चेंज होगी? ये वाटर में चेंज होगी। ये वाटर बन गया। मैं H2O लिख रहा हूँ, ठीक है? वाटर अब ये हमारे पास कंडेंस ये की कौन-सी हीट आ रही है? लेटेंट हीट का कांसेप्ट आ रही है, ठीक है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट आ रही है। उसके बाद हमारे पास ये किसमें चेंज हो गया फर्दर? अब वाटर का टेम्परेचर कितना है? वाटर का टेम्परेचर भी हमारे पास क्या होगा? वो 100 ही होगा बेटे। 100 से किसमें चला जाएगा हमारे पास ये फर्दर 20 डिग्री सेंटीग्रेड में चला गया। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ये हमारे पास क्या हो गया? दिस इज़ वाटर, ये हो गया। अब दूसरी तरफ हमारे पास अगर वाटर है, वाटर का पहले हमारे पास क्या है? वो 100 है, सॉरी अ, कूल्स 1 के 100 थे बेटे इसका भी। वाटर ही रहेगा और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब ये जो हमारे पास है दिस इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हो गया। अब इन दोनों में देखो ये चीज़ तो बेटा दोनों में सेम आ रही है। फ़र्क किसका आ रहा है ये, ठीक है ना? स्टीम को कंडेंस करना पड़ेगा आपको। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर फिर स्टीम इनिशियली releases heat, its latent heat to change to water, ठीक है? हमारे पास जब लेटेंट हीट अरेंजमेंट लिक्विड गैसेस बेटा वही लिखा हुआ है। इंक्लूड द रेफरेंस ऑफ अरेंजमेंट हाँ, आने लगा है, बिल्कुल आने लगा अरेंजमेंट वही लिखना है, ये भी 1 नंबर हुआ है। हमारे पास सो वो लेवल है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसे आप बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हो, डिक्रीज़ेज़ या फिर वो लेवल डिक्रीज़ेज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ेज़ as
particles come closer to each other, जिससे आप बॉन्ड फॉर्मेशन कहोगे, which is not the case with water। अब बेटे 3 मार्क को मैं कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ? एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, कंडेंस हो रहा है। 1 नंबर कंडेंस हो रहा है तो हमारे पास पार्टिकल करीब-करीब आते हैं, फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो उसमें नहीं। सर आई डोंट फॉरगेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है बेटा बॉन्ड बनना, जो चार्जेस की वजह से होता है ना, हमारे पास एक एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होता है, हमारे पास भी बॉन्ड क्यों बनता है ना? द फोर्स व्हिच होल्ड टू पार्टिकल्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल दैट इज़ बॉन्ड। तो इसका मतलब उसके दरमियान जो फोर्स एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, जो चार्जेस की वजह से होती है। अच्छा, आप अब्दुल रहीम लिखते हैं बिकॉज़ स्टीम हैज़ अ हाई टेम्परेचर सो इट्स नहीं बेटे, स्टीम का हाई टेम्परेचर मेरा बेटा नहीं है। देखो हमारे पास स्टीम का टेम्परेचर भी कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्टीम एंड द हॉट वाटर आर बोथ एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब्दुल रहीम पहला सेंटेंस तो बेटा जी गलत हो गया। व्हिच फर्दर सो वी हैव टू कंडेंस द गैस टू वाटर, इसका मार्क मिलेगा एंड देन कूल डाउन टू 20 डिग्री सेल्सियस व्हिच रिक्वायर मोर एनर्जी देन व्हिच इट रिलीज़ेस एनर्जी, ठीक है? मोर एनर्जी देन कूलिंग वाटर टू द सेम डिग्री ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ़ ये चीज़ थी यार, ये एनर्जी। जब लेटेंट हीट में होता क्या है, हमारे पास स्टीम से वाटर में अगर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है स्टीम के पार्टिकल दूर-दूर से, वाटर के पार्टिकल थोड़ा-सा करीब-करीब होते हैं। तो पार्टिकल करीब-करीब आते हैं, तो फ़ोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन फ़ोर्सेस के बारे में बात नहीं कर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में तो हमने की, ठीक है? सर हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज़ेज़ बॉन्ड so electric potential energy decreases as particle come closer to each other। क्योंकि पार्टिकल जितने करीब करीब आएंगे ना, हमारे पास पता है इलेक्ट्रिक, देखो अर्थ की सरफेस पे कोई चीज पड़ी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। आप हाइट पे लेके जाते हो, इसका मतलब यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट अ फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। सिमिलरली ये पार्टिकल्स हम करीब करीब से, इनके दरमियान सेपरेशन कम थी बेटे अभी। ये भी इसको पुल कर रहा था, ये भी पुल कर रहा होता। अगर ये यहाँ पे रहने दिया ए को और बी को पकड़ के मैं यहाँ पे ले गया, उनके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होगी। अगर सेपरेशन ज़्यादा हो तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जब भी आप वर्क करते हो अगेंस्ट अ फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। अर्थ का वेट डाउनवर्ड लग रहा होता है, तो इसको हाइट पे लेके तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। 2 पार्टिकल 2 एटम 2 पार्टिकल करीब-करीब हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। दूर ले जाओगे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। गैसेज़ की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है देन हमारे पास अ, देन लिक्विड। देखो ना, वाटर को हीट करते हो तो वाटर स्टीम में चेंज होता है ना, तो इसका मतलब वाटर से स्टीम में चेंज होने की उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ लिख दो, बिल्कुल ठीक है राफ़े, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी है लेकिन, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा। अब इसने लिखा क्या है, इसने इसकी कौन-सा क्वेश्चन था? अच्छा, उसने लिखा हुआ बेटे, आप इसके अंदर अगर देखते हो, कैसे करें? steam changes to gas, latent heat is given, heat released होती है, मैंने लिखा हुआ था। Particles come closer to the potential energy of particle decreases, bonds being made। ठीक हो गया ना, इसका मतलब हर चीज ठीक हो गई। ओके, बेहतर क्वेश्चन था थोड़ा सा ये। क्वेश्चन 5 में बेटे आ गया हमारे पास, फिगर 5 shows the air in the light in air incident on the side of a triangular glass block at an angle of 60 degrees। The refractive index of glass of 1.6, the light travels through the glass and incident on the side xy, and then all the terms that
डिस्क्राइब द वेव ऑफ लाइट। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ इट डू नॉट नीड एनी स्टेट ऑफ मैटर टू ट्रैवल, वैक्यूम में से पास कर जाती है, ट्रांसवर्स है, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऑफ साउंड ही हमारे सिलेबस में है, रेडियो एक्टिविटी तो पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ठीक है? उसमें ये चक्कर ही नहीं है। At one point where light enters the glass, angle of refraction calculate the okay. But since light is bending towards the normal, angle of incidence is greater than angle of refraction. मैंने पढ़ाते हुए कहा जो मर्जी हो जाए बड़ा एंगल ऊपर लिखना होता है। n इक्वल टू साइन आई बड़ा एंगल है। साइन आई ओवर साइन आर। हमने क्या निकालना है? साइन आर चलिए निकालना है। साइन आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? दिस इज 60 डिग्रीज हो गया आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.6। तो ये फर्दर हो जाएगा बेटे, इसको करते हो तो आर फर्दर हो गया, साइन 60 क्या होता है? दिस इज 0.866 ओवर 1.6। ओह निकल तो हो गया ना मैंने, ये हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स लिखा नहीं मैंने। तो अब्दुल राफे कह रहे हैं 32.876 32.83, ऐसा में लिखेंगे 32.8। आपने 3 में लिखना है बेटे, मार्किंग में हर चीज़ राउंड ऑफ की होगी, मैंने आपको कई दफ़ा बता चुका। क्रिटिकल एंगल सर स्केल के करके नहीं बताएँगे, नहीं बेटे, स्केल करके कैसे बताओगे? स्केल डायग्राम थोड़ी, जब उसमें लिखा होता है स्केल डायग्राम अहमद, तो तब हम स्केल अंदर रखेंगे, स्केल डायग्राम तो है ही नहीं है। मे बी बहुत बड़ा हो या यहाँ पे छोटा-सा, कोई स्केल डायग्राम नहीं है ये। क्रिटिकल एंगल हमारे पास उसके लिए फ़ॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू 1 ओवर साइन सी, n इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। तो अगर आप c को सब्जेक्ट बनाते हो, साइन इनवर्स हो गया 1 ओवर n हो गया। तो c इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर n की वैल्यू किसके बराबर हो गई? दिस इज़ n की वैल्यू 1.6 है। 38.6 38.7 38.7। तो राफ़े कह रहे हैं 38.682 आ रहा है, 38.73 ये सब लिखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट में आ गया एट पॉइंट पी कहाँ पे है हमारे पास? ये एंगल थीटा बिटवीन द रे ऑफ लाइट रे एंड द नॉर्मल इज गिवन बाय 90 माइनस आर। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द लाइट एट व्हेन इट एंटर्स ओके। 90 माइनस आर अगर करते हो बेटे, 90 में से आर की वैल्यू 32.8 थी, तो हो जाएगा 57.2 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है? 38.7। तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। ठीक है, लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर as light goes from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle। ठीक है, it reflects with an angle of 57.2। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, वही होगी बस बात, ठीक है, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यही होगा, फिर ठीक है। ओके, क्वेश्चन 6 के अंदर आ गए बेटे। A 4.5 volt battery is connected in a circuit with an ammeter LDR and a 1800 ohm resistor। हमारे पास बेटा ये फिक्स रजिस्टर हो गया, आर एफ एफ और फिक्स्ड हो गया, ये चेंज नहीं होता, ये आर एल डी आर हो गया।
एलडीआर का रेजिस्टेंस जो होगा हमारे पास, द लाइट इंसिडेंट ऑन द एलडीआर कॉजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू बी 9000। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अब दोनों क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में तो 1/R टोटल 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, और डायरेक्ट मैंने भी आपको करवाया हुआ प्रोडक्ट और सम वाला फॉर्मूला। आर एफ फिक्स रेजिस्टेंस टाइम्स आर एलडीआर ओवर आर एफ प्लस आर एलडीआर। तो इसको अगर आप फर्दर करते तो आर टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 1500। कौन सा पेपर है, स्पेसिमेन पेपर है बेटे 2023 का। 1800 थी, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 9000। 1800 प्लस 9000, और अब्दुल राफे कह रहे हैं 1500 आंसर है, तो 1500 लिखिए। रीडिंग ऑन द एम मीटर क्या होगी। हमने बेटा वोल्टेज गिवन है या ईएमएफ गिवन है, और ये रेजिस्टेंस टोटल आ चुका है, V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। V इक्वल्स टू आई आर, एंड दिस I फर्दर इक्वल टू V ओवर R हो गया। अब वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास 4.5 है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1500 आ चुकी है। 4.5 डिवाइडेड बाय 1500, तो आ गया 3.0 टाइम 10⁻³ ठीक है। ओके, अ वेरी ब्राइट लैम्प इज, हाँ ठीक है। 15, नहीं नहीं यार, गलत कर दिया ना, राफे गलत कर रहे हो। आप कर रहे हो बेटे 1। हाँ तो ये तो ठीक आ गया था, ठीक है ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है राफे, ठीक है, ये तो आपने कैलकुलेटर पे किया ना, वहां पे इस तरह भी, वहां पे इस तरह आप राफे कह रहे हैं 1800 प्लस 1/9000 -1, ये रेजिस्टेंस मैंने इस तरह किया, बिल्कुल ठीक है बेटे। 1/R की जगह आपने यहाँ पे आपने नेगेटिव हो, यहाँ पे आपने -1 लिख दिया। ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं इसमें। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे अगर देखते हैं, पावर बिकम्स नेगेटिव। बेटे ये देखो ना, फॉर्मूला होता है 1/R टोटल इक्वल 1/RF प्लस 1/R LDR, ये लिखा था ना। अब 1/R, इसको मैं, इस वाले को कैन आई राइट दिस वन R रेज टू पावर R टोटल जो है इसकी पावर -1 लिख दूं, तो फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, R टोटल इक्वल्स टू, ये जो चीज आ रही थी इसको आपने ऐसा लिख दिया, इसका -1 लिख, बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं, ठीक। तो यहाँ पे बेटे नेक्स्ट में हमारे पास वेरी ब्राइट लाइट इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, एंड इट्स इंटेंसिटी ऑफ द एलडीआर इंक्रीजेस। अच्छा जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द करंट इन द एलडीआर। बेटे इस पे लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें पीछे जो करंट जो आ रहा होगा, इसमें से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट हैपेंड टू द करंट, एक्सप्लेन एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड द करंट इन द एलडीआर। तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजेस। उसमें रीजन क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस एलडीआर का डिक्रीज कर देता है, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस।
ठीक है? उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द करंट इन द 1800 ओम, ठीक है? व्हेन द एंड व्हाट हैपेंड टू द करंट 1800 ओम में सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा बेटे? इसमें वोल्टेज भी वही है, रेजिस्टेंस भी वही है। V इज़ इक्वल टू IR अप्लाई करते हो, I इक्वल टू V ओवर R। वोल्टेज हमारे पास 4.5 है और रेजिस्टेंस भी हमारे पास 1800, तो वही रहना है, ठीक है? तो हम लिखेंगे रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट, ठीक हो गया? और एक्सप्लेनेशन क्या होगी? बिकॉज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1800 ओम resistor remain 4.5 वोल्ट, ठीक है? सो I इक्वल टू बस इतना ही। करंट डिक्रीजेस बिकॉज़ करंट विल फ्लो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। व्हाई दिस इज रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग इन दिस सेंस, करंट हमारे पास इस करंट में वेरिएशन आएगी। हमारे पास ओवरऑल जो करंट जो होगा ना, ठीक, ओवरऑल ये देखो ये काम हो रहा है ना, इसके अंदर आप देखते हो IF के अंदर करंट, इस ब्रांच के अंदर IF हो गया। एक इसके बराबर V ओवर RF हो गया। अब V की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या 4.5 ही है और RF की वैल्यू 1800 ही है, ठीक है? अच्छा, दूसरे केस में यहाँ पे क्या होगा, इसमें से LDR में से जो पास कर रहा है V ओवर R LDR हो गया। बेटे V की वैल्यू कितनी होगी 4.5, R LDR की वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, डिक्रीज कर चुका है। तो रेजिस्टेंस कम हो चुका है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इस एमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? करंट डिटेक्टेड बाय एमीटर अब इंक्रीज़ कर जाएगा, एमीटर इंक्रीज़ करेगा। लेकिन दूसरी वैल्यू सेम होगी। सर इफ इट इज़ रिटन 1900 ओम देन वी शुड डिक्रीज़ बिकॉज़ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। हाँ, तो समझ नहीं, 1 मिनट। करंट डिक्रीज, अच्छा सर if it is written 19 ohm then we it should be decrease 1900 ohm इसकी बात कर रहे हो? करंट फिर भी इंक्रीज करता है इसमें से, फिर भी इंक्रीज आती में से समझ नहीं आ रही। करंट डिक्रीज अब्दुल्ला, करंट बिकॉज करंट विल फॉलो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। व्हाई दिस इज रॉन्ग? हमारे पास बेटे हमें इसके रेजिस्टेंस पता ही नहीं, हमें ये पता है कि करंट इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस किस हद तक आ गई है, कैन इट बी कंपेयर विद 1800? सच में वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस वन अब्दुल राफे, तो इसका हम नहीं लिख सकते ये, नहीं लिख सकते 1800 से हमारे पास वैल्यू नहीं पा, ठीक हो गया? तो बेटे अभी तक इतना ही हो सका है, बाकी फिर कल वाली क्लास में फर्दर करेंगे, ठीक? कल बाकी इंशाल्लाह करेंगे, कल फिर भी एक आध और पेपर करेंगे, या शाम को मैं ग्रुप में भेजूंगा, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? नहीं बेटे, इधर हमारे पास बेटे पैरेलल के अंदर ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इसका भी 4.5 वोल्ट मिल रहा है, इसका भी 4.5, आई रोट 4.5 इन बोथ ऑफ दीज। लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं होती, रेजिस्टेंस टोटल डिक्रीज करता है। टिप्स बेटे कल दूंगा, वो यूट्यूब के अंदर उसमें दे दूंगा सारे टिप्स, ठीक है? कल 2023 ओके, आज इससे फिर रात को पेपर भेजूंगा, ठीक है? We just had to check if any value is changing or हाँ, yes we need to हमें जब वैल्यू पूरी एग्जैक्ट नहीं गिवन तो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट देन, ठीक है ना? वी कैन नॉट पुट इन एनी फार्मूला इफ वैल्यूज आर नॉट प्रोवाइडेड टू अस येट, ठीक हो गया? ओके जी, मीट टुमारो इंशाल्लाह। मैं भेजूंगा ग्रुप के अंदर, फिर कल उसको पेपर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।